हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं राहुल एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं और मैं अपनी वीडियो एडिट कर रहा था। इसी दौरान मुझे पता चला कि मैं उस इतने टाइम से वीडियो को रिकॉर्ड करने में लगा हूं और वीडियो किसी कार्ड से ऑन से ऑफ हो गई थी। अब बनना बिल्कुल ऑफ हो गया था और मैंने जब देखा तो वीडियो बनी ही नहीं और मुझे दोबारा से मेहनत करनी पड़ रही है आप लोगों को ये बताने में। तो हम आपको बताते हैं कैसे जन से जनपद बना। देखिए, हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल में पढ़ा कि उस टाइम पे एक इकाई हुआ करती थी जन, और जन से बना है जनपद, जनपद से बना है महाजनपद। और इन महाजनपदों के बारे में बौद्ध धर्म के अगुंतर निकाय में उल्लेख मिलता है। तो जन से जनपद बना और जनपद के बारे में महाजनपद के बारे में अगुंतर निकाय में उल्लेख मिलता है। चलिए, और यहाँ पर 14 महाजनपद में राजतंत्र था और 2 में गणतंत्र था। अच्छा, एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाला बज्जी था। बज्जी एक महाजनपद था जिसकी राजधानी वैशाली थी। और उसके बाद इसमें हम बात करें तो कौशल, अवंती और वत्स और मगध ये प्रमुख महाजनपद हुआ करते थे। इन्हीं महाजनपदों में से एक महाजनपद हुआ करता था मगध, जिस मगध को महाजनपद से साम्राज्य बना। महाजनपद के बाद ये देखिए, मैंने पहले ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था लेकिन किसी कारण से ये वीडियो रिकॉर्ड ना हो सका, इसलिए मुझे दोबारा से आप लोगों के लिए ये मेहनत करनी पड़ रही है। इस वजह से थोड़ा सा वीडियो में अब जो एनर्जी पहली बार में थी वो नहीं रही है। फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग एनर्जी के साथ जुड़े रहिए और मैं आपको फिर से दोबारा से आपको बता देता हूं। क्या करूं, अब वो वीडियो नहीं हो पाया अपलोड, so sorry for this mistake and there are many problems because here is no more faculties for me and no more supporting team. Myself is very alone for making the videos for you. So start करते हैं। और कौशल, अवंती और वत्स और मगध, इन 4 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद हुआ, महाजनपद हुआ मगध। और मगध में सबसे पहले जिस राजवंश ने राज्य किया वो था हर्यक वंश, जिसने 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक राज किया। इसके प्रथम शासक थे बिंबिसार, उसके बाद अजात शत्रु आए, उसके बाद उदयन भट्ट आए और इस राजवंश का अंतिम शासक नागदासक था। जिसके बाद शिशुनाग वंश आता है और शिशुनाग राजवंश 412 ईस्वी से 343 ईसा पूर्व तक रहता है। शिशुनाग काशी का गवर्नर था और इसके बाद कालाशोक और इसका अंतिम शासक नंदीवर्धन आता है। तो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग राजवंश आता है, ये उसकी डेट मैंने मेंशन कर रखी है, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। और शिशुनाग के बाद आता है नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे। इन्होंने 344 से 323 ईसा पूर्व तक, मतलब नंद वंश ने 344 से 323 ईसा पूर्व तक राज किया और इन्होंने 10 राजकुमारों की हत्या की थी। कहते हैं कि महापद्मनंद रानी के बहुत चहेते थे, इस वजह से रानी के बहुत चहेते होने के कारण इन्होंने 10 राजकुमारों की हत्या की थी और कलिंग से जैन की मूर्ति लाए थे और इनको पुराणों में परशुराम भी कहा गया है। तो पुराणों में महापद्मनंद को परशुराम भी कहा गया है। और इस वंश का अंतिम शासक जो था वो घनानंद था और इसी के समय में सिकंदर भारत आया था 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत आया था। झेलम और चिनाव नदी के पास पुरु से लड़ा था और ये मैसेडोनिया का था। सिकंदर मैसेडोनिया का था और हकमनी साम्राज्य को हराते हुए सिंधु नदी पार करते हुए झेलम और चिनाव नदी के पास पुरु से लड़ता है और पुरु की सेना पराजित हो जाती है। कहते हैं कि पुरु और सिकंदर के बीच में मित्रता हो जाती है। उसके बाद ये घनानंद की ओर बढ़ता है और घनानंद की विशाल सेना देखकर सिकंदर की हारी हुई सेना अपने हथियार डाल लेती है और लौट जाती है मैसेडोनिया। उसके बाद बहुत सारे मत हैं इनके बारे में, सिकंदर के बारे में, उनको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे कभी इसके बाद जब हम एग्जाम्स हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं, फिर कभी पढ़ेंगे। तो
चलिए, फिर अंतिम शासक घननंद को देखकर सिकंदर की सेना लौट जाती है और उसके बाद आता है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की बात करें तो कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य कहते थे, इनका अपमान किया था घननंद ने, जिससे बदला लेने के लिए एक बालक जिसका नाम चंद्रगुप्त था, वो राजकीलकम खेल खेलते हुए उसको देखते हैं चाणक्य यानी कि कौटिल्य, और उसको राजा बनाने की ठान लेते हैं और 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। अच्छा, इन्हीं के समय में सेल्यूकस यूनानी 305 ईसा पूर्व में आया था भारत, जिसने इन पर आक्रमण किया था और चंद्रगुप्त ने उसको बड़ी अच्छी तरह से उनको पराजित कर दिया था और उसी उपलक्ष्य में इनको हिंदू कुश तक का जो पर्वत क्षेत्र है वो इनको उपहार स्वरूप मिला था। अच्छा, यूनानियों ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटास कहा। सेंड्रोकोटास कहा, यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बता दिया था। अब वीडियो किसी कारण से वो हो गया तो अब क्या ही करें हम। और उसके बाद अब तो एनर्जी भी थोड़ा सा डाउन हो गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जो एनर्जी होता है वो सेकेंड टाइम में बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इनको यूनानियों ने सेंड्रोकोटास कहा और इनके समय में जो आज हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, जो राज्य व्यवस्था है, वो आज से 2500 वर्ष पहले हुआ करती थी। राजा के लिए सहायता के लिए मंत्री परिषद हुआ करती थी और उसके नीचे राज्यों में राज्यपाल हुआ करते थे, स्थानीय सरकार हुआ करती थी और ग्रामिक हुआ करते थे। तो ये इनका कोई स्तर था जो जिसमें इनकी राज्य व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। पहले मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को समझाने की कोशिश किया था, लेकिन अब बोर्ड पर थोड़ा सा बार बार उसको ये पेन मार्कर चलाया जा रहा है तो थोड़े से वर्ड छुपे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक बार पहले ही मैं आधे घंटे से ज्यादा की वीडियो को पहले ही बना चुका था। उसके बाद आते हैं बिंदुसार। जिनके समय में डायमेकस आया था इनके दरबार में, और बिंदुसार के बाद उनका बेटा सम्राट अशोक आता है। कहते हैं कि बिंदुसार की 16 पत्नियों को 101 पुत्र बच्चे पैदा हुए थे, जिनमें से 99 भाइयों का हत्यारा बना था अशोक, और इनको मार करके ये राजा बना था। केवल एक ही भाई बचा था इसका और इसने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी, तब ये राजा बना था। और अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग से युद्ध का वर्णन मिलता है। इसने अपनी पूरी जिंदगी में एक ही युद्ध लड़ा, यही इसका प्रथम और अंतिम युद्ध था, और इसमें 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1.5 लाख से लोग ज्यादा घायल हो गए, जिसको देखकर इसने धम्म की नीति को अपना लिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। 750 ईस्वी में टी पेंथलर ने इसके अभिलेखों को पढ़ा और दिल्ली मेरठ अभिलेख को, और 1837 में प्रिंसेप ने पढ़ा और टर्नर ने इसको सही तरीके से पढ़ा। तो 750 ईसा पूर्व में टी पेंथलर ने सर्वप्रथम जो अशोक के शिलालेख अभिलेख थे उनको पढ़ा। और उसके बाद हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र को 1909 ईस्वी में शाम शास्त्री ने मैसूर संग्रहालय से इसको देखा था और वहीं से इसकी खोज हुई थी। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र को 1909 में शाम शास्त्री ने मैसूर संग्रहालय से खोजा था। अच्छा, इनको भारत का मैकियावेली भी कहते थे और इसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में भी जानकारी मिलती है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में 15 अध्याय और 180 उप अध्याय थे। इसी के साथ हम आपको बता दें मैगस्थनीज की इंडिका के बारे में। इसी समय मैगस्थनीज भारत आए थे। तो मैगस्थनीज की इंडिका में 7 जातियों के बारे में वर्णन मिलता है और इसमें यह भी मिलता है कि इस समय पर दास प्रथा नहीं थी। और इसी राज्य वंश का मौर्य साम्राज्य का मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, जिसकी हत्या शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग कर देते हैं। और शुंग वंश के बाद कड्व वंश और सातवाहन वंश। उसके बाद आप लोगों को बहुत सारे हम पश्चिम के राज्य वंशों के बारे में पढ़ाने वाले हैं, और उसके बाद आप लोगों को कुषाण वंश पढ़ाएंगे, पल्लव वंश पढ़ाएंगे। ये सब पढ़ाते हुए आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से गुप्त वंश, सारे वंश यानी कि सारे राज्य वंश आपको हम पढ़ाने वाले हैं बहुत ही शानदार जानदार तरीके से। इस बार थोड़ी सी मिसिंग हो गई, बट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं जो आपको शुंग वंश से स्टार्ट करने वाला हूं, उसमें आप लोगों को मैं
1 या 2 वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को मिडिवल हिस्ट्री तक पहुंचा दूंगा और मिडिवल हिस्ट्री केवल 2 वीडियो लेक्चर में समाप्त हो जाएगी और उसके बाद हमारी 2 या 3 वीडियो लेक्चर में मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। इस तरह से 10 वीडियो लेक्चर्स में हम पूरी की पूरी एंशिएंट से लेके मॉडर्न हिस्ट्री तक कवर कर लेंगे। ये बहुत ही शानदार जानदार सेशन का एंड करते हुए हमें थोड़ा सा अफसोस हो रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपका जो मजा था वो थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि वीडियो के थोड़े से डिस्टर्ब हो जाने के कारण ये सब हुआ है। तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।